हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम क्रॉनिकल का मैगजीन जो जून का आया है उसको कर रहे थे, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं राष्ट्रीय संस्करण कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बने हैं। यहाँ से एक दो क्वेश्चन कन्फर्म आएगा आपके पेपर में, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली एक आएगा ही, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये बना था, पूरा नहीं पढ़ना। देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन आपको पूरा नहीं पढ़ना, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है, और लगभग सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो हम जल्दी ही ख़त्म करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। यहाँ लिखा गया, समलैंगिक समुदाय के मुद्दों के समाधान हेतु एक समिति का गठन किया गया था। अब देखिए वहाँ पर 16 अप्रैल 2024 को समलैंगिक समुदाय क्यूर कम्युनिटी, ठीक है, कौन, समलैंगिक समुदाय क्यूर कम्युनिटी के संबंधित मुद्दे के समाधान के लिए विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा 6 सदस्यीय समिति के गठन की संबंधी अधिसूचना जारी की गई थी। किसके द्वारा? विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा, ठीक है। किसके समाधान के लिए? समलैंगिक समुदाय के समाधान के लिए, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? ये जो न्याय मंत्रालय के कैबिनेट सचिव हैं, इनके द्वारा अध्यक्षता किया गया था, ये याद रखिए। और समिति के अन्य सदस्य कौन थे? गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव। मतलब ये आईएएस जो अधिकारी होते हैं, उनके लेवल पर ये सब कुछ चल रहा था, ठीक है। ये याद रख लीजिए, जो आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, उसके अधिकारियों के द्वारा। यहाँ मंत्रियों को नहीं, जो आपके मंत्रालय के सचिव होते हैं उनके स्तर पर था ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ लिखा गया है IHRC। ये क्या होता है IHRC? भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग ने अपने नए लोगो और आदर्श वाक्य यत्र इतिहास भविष्यायम संरक्षिता का अनावरण किया। इसका मतलब क्या होता है? जहाँ इतिहास भविष्य के लिए संरक्षित है। क्या है इसका मतलब? जहाँ इतिहास भविष्य के लिए संरक्षित है। तो बस यही याद रखना है कि जो IHRC के नए लोगों और आदर्श वाक्य क्या है, तो उसका है यत्र इतिहासम भविष्याम रक्षित संरक्षिता, ठीक है। इसके बारे में अगर आपको पढ़ना होगा तो यहाँ ये थोड़ा सा और देख लीजिए। कमल के पंखुड़ियों के आकार के पृष्ठ ऐतिहासिक अभिलेख के आयोग के इतिहास रिकॉर्ड बनाए करने के लिए लचीले नोडल संस्थान के रूप में दर्शाती है। तो ठीक है, ये सब अगर आपको पढ़ना होगा तो वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। IHC अभिलेखीय मामलों की एक शीर्ष सलाहकार निकाय है। यह अभिलेखों के प्रबंधन और ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए उनके उपयोग पर भारत सरकार के परामर्श के लिए रचनाकारों और संरक्षकों, अभिलेखों और उपयोगकर्ताओं का एक अखिल भारतीय मंच के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1919 में हुई थी। इसका नेतृत्व केंद्रीय संस्कृत मंत्री करते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में। इसका नेतृत्व केंद्रीय संस्कृत मंत्री करते हैं। आपको लग रहा होगा बड़ा टफ है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन, आप वो सिंपल क्वेश्चन मत पढ़िए, वो नहीं आएगा आपके पेपर में। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन तो मैं भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वो आएगा नहीं, तो पढ़ाने से आपका क्या उसका मतलब रह जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है। अब देखिए, ये पूछ लेगा कि ICDRI का छठा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो 24 अप्रैल 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो के माध्यम से आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर के छठे संस्करण को संबोधित किया। किसने? मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। ICDRI के छठे संस्करण का आयोजन 24 से 25 अप्रैल 2024 के मध्य दिल्ली में किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, ICDRI को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया। तो ये याद रखिएगा, कब लॉन्च किया गया था? 2019 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के दौरान। बस इतना याद रखिए, इससे ज़्यादा नहीं। अब देखिए यहाँ पर एक्सो स्केलेटन पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला 16 से 17 अप्रैल 2024 के मध्य बंगलोर में एक्सो स्केलेटन के लिए उभरती प्रौद्योगिकी और चुनौतियों, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड चैलेंजर फॉर इसको स्केलेटन पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
यह कार्यशाला रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की रक्षा जैव इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रोमेडिकल प्रयोगशाला द्वारा आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, डीआरडीओ इसमें है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या बनता है, ये देखिए यहाँ याद करना हो तो याद कर लीजिए। यहाँ पर देखिए जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध एक विशिष्ट मौलिक अधिकार, विरुद्ध एक अधिकार एक विशिष्ट, तो याद रखिएगा जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अधिकार एक क्या है, विशिष्ट मौलिक अधिकार है। 21 मार्च 2024 को जो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की पीठ ने निर्णय दिया कि लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से मुक्त होने का अधिकार है। ठीक है, तो जैसे आपको क्या हुआ, आप जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि उससे मुक्त होना हमारा अधिकार है। सरकार उस पर कुछ कार्रवाई करे, जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कुछ कार्रवाई करे, तो ये आपका अधिकार है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21, तो ठीक है, तो अनुच्छेद 14 और 21, ठीक है, के तहत मान्यता दी जानी चाहिए। यह निर्णय 6 अप्रैल 2024 को सार्वजनिक किया गया। ठीक है, ये तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो DY चंद्रचूड़ है, न्यायमूर्ति JB परदीवाला, न्यायमूर्ति मनोज सिन्हा की अन्य 3 न्यायाधीशों की पीठ ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर के संरक्षण से संबंधित एक मामले पर फैसला सुनाया है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से सुरक्षित स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार एक मौलिक मानव अधिकार है। क्या है, एक मौलिक मानव अधिकार है। देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं आप, मेंस के आंसर राइटिंग में ये कोड से कर सकते हैं। कोई भी मौलिक अधिकार से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप वहाँ पर इतना तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, मेन पार्ट में, तो मेन पार्ट में अगर इतना लिख देते हैं कि मतलब जितना जो लिखा गया है कि ये सुनाया गया एक मौलिक अधिकार है, तो आप वहाँ पर एक थोड़े अलग लेवल पर चले जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि वन लाइनर पे ज़्यादा ध्यान ना रख के थोड़ा ये सब पढ़ा करिए। अगर आपको मेंस की प्रॉपर तैयारी, मतलब एकदम लास्ट स्टेज तक अगर एम बनाए हैं, अगर सिर्फ प्री तक एम बनाए हैं, तब तो आप वही सब पढ़िए। ठीक है, तो अगर हमेशा मेंस के हिसाब से आप पढ़ा करिए, कुछ भी पढ़ा करिए। न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के समक्ष समता के अधिकारों के समान संरक्षण और 21 जीवन और व्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार इस अधिकार के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ठीक है, अब ये सब देख लीजिएगा। अब देखिए AICTE BBA पाठ्यक्रमों के लिए मॉडल पाठ्यक्रम रूपरेखा 24 अप्रैल 2024 को अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा AICTE के प्रोफेसर डॉक्टर TG सीतारामन ने बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA पाठ्यक्रमों के लिए मॉडल पाठ्यक्रम का रूपरेखा का अनावरण किया। तो बस इसमें इतना से पढ़ लीजिए बस। ठीक है, तो ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 97 LCA मतलब लाइट कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मार्क 1A की खरीद है HAL को टेंडर, किसको दे दिया गया है टेंडर, HAL को। सबसे बड़ा टेंडर है, मतलब टेंडर है, 65,000 करोड़ से अधिक की उम्मीद है इस टेंडर में। ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने 97 LCA मार्क 1 लाइट कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट लड़ाकू विमानों की खरीद हेतु हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL को निविदा टेंडर जारी किया है, जिसकी कीमत 65,000 करोड़ से अधिक उम्मीद है। यह स्वदेशी स्तर पर भारत सरकार का सबसे बड़ा ऑर्डर है, मतलब भारत सरकार ने HAL को ऑर्डर दिया है, इतना चीज़ आप बनाइए। ठीक है, 97 LCA। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये देखिए पूरा हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टैटिक का कुछ पार्ट मिल जाएगा। यहाँ क्या है, पिन कोड MH1718 अंटार्कटिका में भारतीय डाकघर। डाक विभाग ने अंटार्कटिका में भारतीय रिसर्च स्टेशन पर डाकघर की तीसरी शाखा खोली है। ठीक है, अब देखिए मतलब इससे पहले 2 शाखा रही होगी, तो ये तीसरी खोली है। डाकघर की इस शाखा का पिन कोड, तो हर शाखा का पिन कोड होता है ना, तो उस शाखा का पिन कोड क्या होगा, MH1718। याद रखिएगा MH1718, ऐसे पूछ सकता है कि ये MH1718 है क्या, तो अंटार्कटिका में जो एक नया शाखा खोला है उसका पिन कोड है। इस प्रकार अब लगभग 47 वर्ष बाद अंटार्कटिका भेजे जाने वाले पत्रों पर अब नया पिन कोड MH1718 होगा। ठीक है, याद रखिएगा MH1718 1718। भारत ने 1984 में अंटार्कटिका के दक्षिण गंगोत्री, याद रखिए दक्षिण गंगोत्री में अपना पहला डाकघर खोला था।
कब? 1984 में। अब यहाँ पर लिखा गया है 1 वर्ष के भीतर ही डाकघर में 10,000 से ज़्यादा पत्र और मेल पोस्ट किए गए थे इसी डाकघर में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट सब है। 26 जनवरी 1990 को अंटार्कटिका में भारत के मैत्री अनुसंधान केंद्र में डाकघर की शाखा स्थापित की गई। कब? मतलब आपको पता चल गया अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री और मैत्री अनुसंधान है। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित भारत का पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन था। कौन? दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थापित भारत का पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन था। इसे 88-89 में निष्क्रिय कर दिया गया। भारती है, याद रखिए, भारत का तीसरा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन है जिसे भारत द्वारा 2012 में स्थापित किया गया। कब? 12। तो 3 है दक्षिण गंगोत्री जो अब नष्ट हो चुका है, दूसरा है मैत्री है, तीसरा भारती है। भारती 2012 में स्थापित किया गया था। अभी 1-2 साल पहले इस पर क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र। अब यहाँ पर देखिए ये क्या कहना क्या चाहता है, देखिए थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, सही कर देते हैं। अब ये यहाँ पर ये कहना चाहता है कि 6 अप्रैल 2024 को भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल, तो कौन है? भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? राकेश पाल हैं। तमिलनाडु के रामेश्वर के पास ICGS मंडपम में भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र इंडियन कोस्ट गार्ड एक्वाटिक सेंटर का उद्घाटन किया। बस इससे ज़्यादा मत याद करिए, ठीक है। अब सिर्फ ये याद रखिए भारतीय तटरक्षक बल ICG की स्थापना कब हुई? 1 फरवरी 1977 को हुई थी। तटरक्षक अधिनियम 1978 के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ लिखा गया होम्योपैथिक संगठनी का उद्घाटन। तो 10 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय संगोष्ठी, ठीक है, तो ये 2 दिवसीय होम्योपैथिक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? यहाँ नई दिल्ली में 2 दिवसीय होम्योपैथिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चुनाव आयोग का टर्निंग 18 और ऐप 1 है अभियान। भारतीय निर्वाचन आयोग ECI ने आगामी लोकसभा चुनावों में भागीदारी बढ़ाने के लिए युवा और शहरी मतदाताओं को शामिल करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टर्निंग 18 और आप एक हैं, यू आर द वन जैसे अनूठे अभियान शुरू किए गए। कौन? टर्निंग 18 और आप एक हैं, ये, ठीक है। किसके द्वारा? टर्निंग 18 और आप एक हैं, किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। टर्निंग 18 ये किसके द्वारा शुरू किया गया अभियान? तो ये चुनाव आयोग के द्वारा। आप एक हैं किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा शुरू किया गया। आयोग ने चुनाव का पर्व देश का पर्व, चुनाव का पर्व देश का पर्व की व्यापक थीम के तहत इस अभिनव यात्रा की शुरुआत की। तो याद रखिएगा आयोग ने चुनाव का पर्व देश का पर्व व्यापक थीम के साथ इस अभिनव यात्रा की शुरुआत की, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए। टर्निंग 18 अभियान प्राथमिक उद्देश्य विशेष रूप से युवा को पहली बार जो, मतलब इसका क्या है, टर्निंग 18 वर्ड से ही समझ जाइए जो युवा पहली बार मतदान दे रहे हैं। और आप एक हैं, ये क्या है? अभियान पहल का उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल विभिन्न हितधारकों के अमूल्य योगदान को पहचानना है, ठीक है। अब देखिए ये जनरल अनिल चौहान द्वारा परिवर्तन चिंतन की अध्यक्षता। तो 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में परिवर्तन चिंतन, ठीक है, सम्मेलन की अध्यक्षता चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान द्वारा की गई। बस तो चीफ ऑफ CDS होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। CDS कौन? जनरल अनिल चौहान द्वारा किया गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये IAF द्वारा आपात लैंडिंग सुविधा का संचालन 4 अप्रैल को भारतीय वायुसेना, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स का अभ्यास गगन शक्ति 2024 के एक हिस्से के रूप में विमानों ने कश्मीर घाटी के उत्तरी क्षेत्र में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा ELF का संचालन किया। तो ठीक है, तो मतलब ये वहाँ पर सोच रहे थे कि अगर वहाँ पर कभी
आयोजन मतलब उतारना हुआ आपातकालीन तो क्या होगा। तो याद रखिए 4 अप्रैल 2024 को भारतीय वायुसेना आईएएफ के अभ्यास गगन शक्ति 2024 के एक हिस्से के रूप में विमानों ने कश्मीर घाटी के उत्तरी क्षेत्र में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा ईएलएफ का संचालन किया। अब देखिए भारतीय वायुसेना के गगन शक्ति 2024 का अभ्यास का आयोजन 1 से 10 अप्रैल 2024 के मध्य किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग NEGD द्वारा 8 से 12 अप्रैल 2024 के मध्य साइबर सुरक्षित भारत। ठीक है, तो ई गवर्नेंस प्रभाग NEG द्वारा 8 से 12 अप्रैल 2024 के मध्य साइबर सुरक्षित भारत पहल के तहत 23वें डीप ड्राइव प्रशिक्षण कार्यक्रम डीप ड्राइव ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग NEG द्वारा 8 से 12 अप्रैल 2024 के मध्य साइबर सुरक्षा भारत पहल के तहत 23वें डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, और क्या है, अब देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सितवे बंदरगाह के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे चाबहार है ना, वो ऐसे ये भी है। तो भारत का ये दूसरा विदेशी बंदरगाह सितवे। तो चाबहार के बारे में जितने जैसे बहुत क्वेश्चन भर भर के पूछा गया, अब इसके बारे में पूछा जाएगा। तो हाल ही में भारत ने अपने दूसरे विदेशी बंदरगाह सितवे को संचालित करने का अधिकार प्राप्त हुआ जो म्यांमार में स्थित है। तो याद रखिएगा किसको, सितवे को संचालित करने का अधिकार प्राप्त हुआ है जो म्यांमार में स्थित है। ईरान में स्थित चाबहार भारत का पहला विदेशी बंदरगाह है। तो याद रखिएगा ईरान में स्थित चाबहार भारत का पहला विदेशी बंदरगाह है। ठीक है, और दूसरा कौन है, सितवे, या कहाँ है, म्यांमार में। विदेश मंत्रालय द्वारा काला नदी पर स्थित संपूर्ण बंदरगाह के संचालन को संभालने के लिए इंडिया स्पोर्ट्स ग्लोबल को एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सितवे बंदरगाह सितवे बंदरगाह पूर्वोत्तर क्षेत्र में माल के लिए आवश्यक आउटलेट के रूप में कार्य करता है। यह भीड़ भाड़ वाले पारंपरिक भूमि मार्गों के लिए एक आसान और अधिक लागत प्रभावी विकल्प प्रदान करता है। यह बंदरगाह हिंद महासागर के करीब मलक्का जलडमरू मध्य के पास स्थित है। कहाँ पर, मलक्का जलडमरू मध्य के पास स्थित है। सितवे बंदरगाह की रणनीति स्थिति भारत के समुद्री कनेक्टिविटी और व्यापार मार्गों को बढ़ाती है, साथ ही क्षेत्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करती है। अब यहाँ पर सितवे बंदरगाह के बारे में देखिए। सितवे बंदरगाह म्यांमार के रखाइन प्रांत में स्थित सितवे में स्थित है। तो ये सितवे एक स्थान है वहीं स्थित है, इसलिए इसका नाम सितवे पड़ गया। कौन सा नदी है, काली नदी के मुहाने पर स्थित है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। काली नदी नहीं, कलादान नदी। ठीक है, कलादान नदी। बंदरगाह का निर्माण भारत द्वारा कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में किया गया है। अब देखिए यहाँ पर अंतर्राज्यीय जल मार्ग और जहाज निर्माण पर सम्मेलन 23 से 24 अप्रैल 2024 के मध्य केरल के कोच्चि में अंतर्देशीय जलमार्ग और जहाज निर्माण चुनौतियों को संभावित समाधान नामक विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय पत्तन और पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया। तो ठीक है, ये याद रखिए, बस इतना याद रखिए, बस इससे ज़्यादा नहीं। और आपको पढ़ना होगा तो वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। अब देखिए कला और संस्कृति के बारे में। संगीत और नृत्य 9 से 17 अप्रैल 2024 के मध्य संगीत नाटक अकादमी द्वारा मंदिर परंपराओं को देश में पुनर्जीवित करने हेतु शक्ति संगीत और नृत्य का एक उत्सव नामक महोत्सव का आयोजन किया गया। तो कौन सा, शक्ति संगीत और नृत्य कला, बस। ठीक है, अब ये देखिए संगीत, इसका आयोजन देश के 7 अलग अलग शक्तिपीठों में किया गया है। ठीक है, शक्तिपीठ का उत्सव गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से किया गया। तो ये मतलब ऑप्शन में दे सकते हैं कि इसका उद्घाटन कहाँ से, यहाँ से गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से। महालक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। ज्वालामुखी मंदिर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। याद रखिएगा ज्वालामुखी मंदिर कहाँ है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। त्रिपुरी सुंदरी कहाँ है,
उदयपुर त्रिपुरा में है। ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है कि त्रिपुरी सुंदरी मंदिर कहाँ है। उदयपुर त्रिपुरा में है। अंबाजी मंदिर कहाँ है। बनासकांठा गुजरात में है अंबाजी मंदिर, तो अंबानी वहीं के हैं, गुजरात के है, तो अंबाजी याद रख लीजिएगा। जय दुर्गा शक्तिपीठ देवघर झारखंड में, तो जय दुर्गा शक्तिपीठ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुर्खियों में रहता है जय दुर्गा शक्तिपीठ देवघर झारखंड में है। इस उत्सव का समापन मध्य प्रदेश के जयसिंहपुर में स्थित शक्तिपीठ माँ हर सिद्धि मंदिर में हुआ। तो शुरू कहाँ हुआ था, कामाख्या से, और शक्ति कहाँ अंत हुआ, शक्तिपीठ माँ हर सिद्धि मंदिर 17 अप्रैल 2024 को। नवरेह तो उत्सव कहाँ मनाया जाता है, पूछ सकता है नवरेह उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो नवरेह उत्सव कहाँ, जम्मू कश्मीर के नवरेह उत्सव का आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर में, ठीक है, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। इसमें क्या होता था, बड़ी संख्या में कश्मीरी जो पंडित होते हैं श्रीनगर के बेचर नाग मंदिर में एक प्रमुख समारोह में भाग लिया और पूरी मानव जाति के लिए शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। नवरेह कश्मीरी नववर्ष के रूप में चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है। कश्मीरी पंडित नवरेह उत्सव को अपनी देवी सारिका को समर्पित करते हैं। कौन सी देवी, देवी सारिका को समर्पित करते हैं, बस, ठीक है। बसंत ऋतु में शुरुआत फूलों के खिलने से है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती। केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने गुजरात के पड़ता बेट में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की। यह प्रारंभिक हड़प्पा स्थल कच्छ जिले के जूना खटिया कब्रिस्तान के निकट स्थित है, ठीक है। तो ये इतना याद रखिए, केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने गुजरात के पड़ता बेट में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की। कहाँ पर है, कच्छ जिले के जूना खटिया कब्रिस्तान के पास स्थित है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पूछ सकता है कि अभी 5200 में पुरानी हड़प्पा कहाँ खोजी गई, तो केरल विश्वविद्यालय द्वारा, कहाँ पर, गुजरात के पड़रा बेट में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए, क्योंकि हम पूरा आपको क्रॉनिकल करवाने वाले हैं जून मंथ का, क्योंकि हमारे चैनल पर क्रॉनिकल और घटना चक्र, ठीक है, और यही सब मैगजीन करवाया जाता है, ठीक है। तो अगर मैगजीन आपको पढ़ना होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।